दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उस खास मौके की और खास अवसर की जो आपके लिए नई बात अब नहीं रही, क्योंकि 24 घंटे का वक्त निकलने वाला है। लेकिन नई बात यह है कि इसके मायने क्या हैं, क्योंकि सियासत में हर कदम के कोई अपने मायने होते हैं। हम तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, किसको क्या दिया गया है, क्या उसका असर पड़ सकता है, तमाम जो चीजें, एक हमारा अपना जो नजरिया है, एक जर्नलिस्टिक अप्रोच जो है वो क्या सोचती है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आपको पहले मैं एक बार मजमून दिखाऊंगा, फिर मैं चर्चा करूंगा। हमारे साथ जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, जो लंबे समय से जन टीवी के साथ में इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में रहे, राजेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ हैं जो समीक्षक हैं, और उमेंद्र दादिश साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। सभी का स्वागत है। एक बार आप मजमून देखिए, फिर लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के पास। मोदी सरकार 2 के मंत्रिमंडल में देश के सबसे बड़े सूबे यूपी से पीएम समेत 9 चेहरों को जगह मिली है। पीएम मोदी के अलावा यूपी से राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे और मुख्तार अब्बास नकवी को कैबिनेट में शामिल किया गया है, जबकि संतोष गंगवार स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। यूपी से बने 3 राज्य मंत्रियों में जनरल वीके सिंह, संजीव बलियान और साध्वी निरंजन ज्योति है। जिन 6 राज्यों में इसी साल या अगले साल चुनाव होने हैं, वहां से 20 मंत्री बनाए गए हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। इन राज्यों में 13 मंत्री बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 8 मंत्री बनाए गए हैं। अगले साल बिहार, दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होंगे। इन तीनों राज्यों में 7 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें से 6 बिहार से हैं। यहाँ से एनडीए के प्रमुख घटक दल जेडीयू से भी एक मंत्री नहीं है। पंजाब से 2 चेहरे शामिल किए गए हैं। हालांकि हरदीप पुरी को भी पंजाब कोटे का भी माना जाता है। गुजरात से अमित शाह सहित 3 चेहरों को शामिल किया है। राजस्थान से 3 मंत्रियों को जगह मिली है। सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव को हराने का इनाम गजेंद्र सिंह शेखावत को कैबिनेट मंत्री के रूप में मिला है। वहीं अनुभव के नाते अर्जुन राम मेघवाल, जाट नए चेहरे के तौर पर कैलाश चौधरी को राज्य मंत्री बनाया गया है। दक्षिण के राज्यों को भी नए मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने का ख्याल रखने की कोशिश की गई है। कर्नाटक से 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री हैं। असम से रामेश्वर तेली और अरुणाचल प्रदेश से किरण रिजिजू को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तेलंगाना से निर्मला सीतारमण को मंत्री बनाया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल को पहली बार केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। इसी तरह झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल हुए हैं। हरियाणा को सभी 10 लोकसभा सीटें भाजपा के खाते में डालने का इनाम देते हुए 3 मंत्री पद दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जबरदस्त कामयाबी के बाद मंत्रिपरिषद में 2 चेहरों बाबुल सुप्रियो और देबाश्री चौधरी को बतौर राज्य मंत्री सरकार में शामिल किया गया है। वहीं ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट और प्रधान चंद्र सारंगी राज्य मंत्री के 2 चेहरे सरकार का हिस्सा बने हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश से अनुराग ठाकुर को राज्य मंत्री बनाकर सूबे की नुमाइंदगी सुनिश्चित की गई है। मोदी सरकार 2 में नए पुराने मंत्रियों में विभाग का बंटवारा भी चौंकाने वाला रहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह के हाथ से गृह मंत्रालय निकलकर अमित शाह के पास पहुंच गया है। शाह को गृह मंत्रालय की कमान मिलने का मतलब है कि सरकार में उनकी 2 की हैसियत बन गई है। माना जा रहा है कि देश में गुजरात मॉडल लागू करने के लिहाज से शाह को सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा विदेश सचिव रहे एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाना भी चौंकाने वाला रहा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल को एचआरडी मंत्री बनाया गया है। मोदी सरकार 2 में इस बार 57 मंत्रियों को जगह दी गई है। अभी विस्तार के बाद 23 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। मोदी के नए मंत्रिमंडल में सामाजिक समीकरण का संतुलन साधने की भी कोशिश रही है, तो कई जगह आगामी चुनावों के सियासती समीकरणों को पहले आपने देखा पूरा मजमून और विभागों का बंटवारा हो चुका है। हम एक बार फिर हमारे पैनलिस्ट जो हैं उनके पास जाएंगे। उमेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। मंत्रिमंडल में
बहुत ज्यादा अगर तस्वीर देखेंगे तो आप कोई बड़ा फेरबदल नहीं कह सकते इसे। जिस तरह से 120 लोगों के टिकट काटे थे बीजेपी ने, वैसे मंत्रिमंडल में से ये बात तो सही है कि 36 लोगों के नाम पिछली बार से कम कर दिए गए हैं, लेकिन 36 को वापस भी रिपीट कर दिया गया है, 21 लोग नए बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल के मायने देखें विभागवार अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख 3-4 जो विभाग हैं उन पे आप आइए। राजनाथ सिंह को जो भी जिम्मेदारी दी जा सकती है उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, लेकिन अमित शाह को पार्टी चलाने का एक्सपीरियंस तो आया। वो गृह राज्य मंत्री गुजरात में भी रहे, शायद उप मंत्री भी रहे वो, लेकिन सीधे नंबर 2 जो पोस्ट होती जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह जैसे लोग रहे, अमित शाह को वो ही जगह दी गई है। रक्षा राजनाथ सिंह को दी गई है। अब फाइनेंस निर्मला सीतारमन को दिया गया है। हालांकि एस जयशंकर है, उनका पहले से अपेक्षित था कि जब उन्हें बिना किसी सदन का मेंबर होने के बावजूद उन्हें अगर 11वें-12वें नंबर पर शपथ दिलाई तो इसका मतलब वो विदेश मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। एक एक्सपीरियंस अच्छी बात है, खैर दिया जाना चाहिए। और मुझे कोई इसमें डाउट भी नहीं लगता है कि जिस तरह से टीम बनाई है मोदी ने अभी, उसमें काफी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, लेकिन यहां जो एक चौंकाने वाली बात है अमित शाह को गृह विभाग देकर के। योगेंद्र जी, ये जो मंत्रियों का विभागों का आज वितरण हुआ है, इसको देख के लगता है कि मोदी जी ने अनुभवी चेहरों को आगे लाने का बहुत प्रयास किया है, क्योंकि अधिकांश वो नाम है जो पहले से अनुभवी हैं। अब बात की जाती है अमित शाह जी की। अमित शाह जी को गृह मंत्रालय देके उन्होंने ये संदेश दिया है कि जो व्यक्ति संगठन को अच्छे ढंग से चला सकता है वह देश को भी चला सकता है। संगठन को चलाने का इनका व्यापक अनुभव, गुजरात में जो इनका काम था उसका अनुभव, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो इनका अनुभव है, मोदी जी ने इस अनुभव के नाते इनको गृह मंत्रालय दिया है और ये मोदी जी ने, मैं जैसा मानता हूं कि ठीक निर्णय लिया है। अब इसमें आप देखिए कि सुब्रमण्यम जयशंकर को लेना, अभी वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, न लोकसभा के सदस्य न राज्यसभा के सदस्य। 6 महीने में उनको सांसद बनना होगा, लेकिन उन्हें जो डोकलाम ये जो ऐसी घटना हुई चाइना के साथ में, उन्होंने उसके माध्यम से जो काम किया उसका उन्हें इनाम दिया गया है। यानी सुषमा स्वराज की जो कमी खलने वाली थी वह पूर्ण करने की कोशिश की गई है। इस चुनाव में कई लोग ऐसे हैं जो कई बड़े वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़ पाए। अरुण जेटली जी ने मंत्रिमंडल में आने के लिए मना किया। अब ऐसी स्थिति में विश्वास पात्र चेहरे भी होने चाहिए, अनुभवी होने चाहिए, वो मोदी जी ने इनको लेके किया है। सबसे बड़ी मुख्य बात राजस्थान के लिए है। राजस्थान से गजेंद्र सिंह जी को कैबिनेट मंत्री बनाया। लंबे समय बाद राजस्थान का सांसद कैबिनेट मंत्री बना है, ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। और साथ साथ में जो चुनाव के समय मोदी जी ने जोधपुर में कहा था पानी के मामले में कि समुद्र का पानी राजस्थान में लाया जाएगा और पानी की समस्या का निपटारा किया जाएगा, जो पानी का संकट है उसका समाधान किया जाएगा। अब गजेंद्र सिंह जी को जल शक्ति मंत्रालय देके मोदी जी ने अपने वादे को पूरा करने का प्रयास किया है। साथ ही आप देखिए कि संसदीय मामलात मंत्री भी एक महत्वपूर्ण पद होता है। उसके जिम्मे संसद को चलाना, संसद के कानूनों का बनाना, संसद से जुड़ी सभी बातों का संचालन करना। अर्जुन राम जी मेघवाल आईएएस अधिकारी भी रहे और उन्हें व्यापक अनुभव है संसद का, इसलिए उनको ये लेके ये विभाग देके मैं समझता हूं कि राजस्थान का मान बढ़ा है। बिल्कुल, पहले मुख्य सचिव भी बना दिया था पिछली बार। हालांकि राज्यों के अंदर मुख्य सचेतक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, वहां इस तरह का शायद परंपरा नहीं है मुख्य सचेतक को, जबकि कायदे से कैबिनेट मंत्री जितना दर्जा होना चाहिए, काम काफी कोशिश भी की गई थी। हालांकि काम रहता है, तो ये एक आपने सही कहा कि पर यहां मैं एक चीज मैं राजेंद्र जी से जानना चाहूंगा। राजेंद्र जी, सियासी अनुभव जिसके पास हो, मंत्रालय चलाने का अनुभव, उसमें काफी काम आ सकता है, लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि जिसको पार्टी चलाने का एक्सपीरियंस हो वो पूरी तरह से जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो भी, क्योंकि नंबर 2 की बात की जा रही है इस वक्त, नंबर 3 पे शपथ दिलाई उनको, लेकिन विभाग नंबर 2 का दिया गया है। देखिए योगेंद्र जी, जनभावना बड़ी चीज होती है, और यदि ये जो मंत्रिमंडल बना है या चुनावों से पहले भी यदि कोई बात है तो अमित शाह को लेकर के चर्चा रही है कि अमित शाह सेकंड पोजीशन पे आएंगे और उनको होम मिनिस्टर मिलेगा। इसलिए इसमें किसी को पब्लिकली किसी को आश्चर्य नहीं हुआ है कि अमित शाह को
होम मिनिस्ट्री कैसे दे दिया, पहली बार के अंदर इतने बड़ा ओहदा कैसे दे दिया, क्योंकि लोगों के अंदर एक बिल्कुल निश्चित रूप से बैठा था कि अमित शाह को होम मिनिस्ट्री मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने शपथ दिलाई और जिस तरह से डिपार्टमेंट्स का बंटवारा किया, उस हिसाब से उन्होंने निश्चित रूप से राजनाथ सिंह जी के अनुभव को महत्व दिया है। उनको सेकंड नंबर पर शपथ दिलाई गई और जब डिपार्टमेंट्स का अलॉटमेंट हुआ तो उनको सेकंड नंबर पे रखा रक्षा मंत्रालय देकर के। इसलिए ये कहना कि साहब अमित शाह ने संगठन चलाया है और अब उनको एकाएक इतने महत्वपूर्ण पद पे ले आए हैं, तो ये कहीं कुछ, तो इसमें किसी तरह की कोई मतलब पब्लिकली तो कहीं भी कोई भी विश्लेषक होगा, कहीं भी कुछ होगा तो ये कहने की स्थिति में नहीं है कि साहब ये कोई आश्चर्यजनक घटना हो गई है, नंबर एक। दूसरी चीज अमित शाह पहले से माना जा रहा था कि अमित शाह को अगर मंत्री बनाया जा रहा है तो पावरफुल मंत्री नहीं, पावरफुल मंत्री नहीं, होम मिनिस्ट्री का ही था, होम मिनिस्ट्री का था। कहीं पर भी किसी दूसरे मंत्रालय की संभावना है दूर दूर तक कोई आम नागरिक नहीं देख रहा। तो मैं आम नागरिक की जन भावना की बात कर रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि आप यदि कहीं पर भी चर्चा करते तो ये था कि सरकार बनी मोदी जी की दोबारा और यदि उसके अंदर अमित शाह मंत्री बनते हैं तो निश्चित रूप से उनको होम मिनिस्ट्री मिलेगी। देखिए, आदमी की बॉडी लैंग्वेज, संगठन शक्ति और जिस तरह से निर्णय जो शक्ति है, उन सबको देख करके हिंदुस्तान को इस तरह का होम मिनिस्टर चाहिए भी था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इसमें तो किसी तरह की कोई आश्चर्य की और किसी दूसरी तरह की बात, इफ एंड बट वाली कोई बात है ही नहीं, नंबर एक। दूसरी, राजनाथ सिंह जी का लंबा अनुभव है और उनको रक्षा मंत्रालय दिया है, काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय है। आप देखिए, होम मिनिस्टर रहते हुए भी राजनाथ सिंह जी बॉर्डर पे बार बार गए हैं, जम्मू कश्मीर में जो भी प्रॉब्लम हुई तो वहां पहुंचे हैं, सेना के लोगों से भी और सिविल सर्विसेज के लोगों से भी उन्होंने बिल्कुल तारतम्य कायम रखा है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता साहब उनको कोई कम महत्व का डिपार्टमेंट दे दिया है, उनके अनुभव का भी पूरा लाभ लेने का प्रयास किया गया है। आश्चर्यजनक रूप से ये देखा गया जरूर गया है कि जो मैडम को जो वित्त मंत्रालय दिया है, वो लोगों को ये संभावना नहीं लग रही थी कि शायद उनको वित्त मंत्रालय दिया, उनको ये माना जा रहा था कि शायद रक्षा मंत्रालय ही दिया जाएगा। पर ऐसा देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि मोदी ने एक सबसे बड़ा जो काम किया है, हो सकता है कि उन्हें यह भरोसा है कि जो टीम एक्सरसाइज पहले से कर रही थी, अगर हम उस पर भरोसा करके वापस कुछ समय के लिए दे चाहे, अगर उनको वापस उनके विभाग देते हैं तो ज्यादा बेहतर परिणाम आ सकते हैं। जैसे पीयूष गोयल को रेल वापस दे दिया उन्होंने, कई मंत्री हैं जिन्हें उनका वापस से वही डिपार्टमेंट दिया है, माइनॉरिटीज का है वो मुख्तार अब्बास नकवी को दिया है, सोशल जस्टिस का है थावरचंद गहलोत को दिया है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो उनको देकर के, एक मेनका गांधी का जो डिपार्टमेंट था उस स्मृति ईरानी को दे दिया है, सूचना प्रसारण का एक्सपीरियंस रहा हुआ है जावड़ेकर के पास में, उनको दे दिया गया है, और विधि जो है लॉ एंड वो रविशंकर प्रसाद को है। तो ये कुछ ऐसे चीजें दी गई हैं कि जिनसे देखिए, इसको आप ओवरऑल जब देखेंगे, अपन समग्र में देखेंगे तो आप देखिए कि किस डिपार्टमेंट का कितना महत्व है, नंबर एक, और किस डिपार्टमेंट का कितना ज्यादा पब्लिक पर प्रभाव पड़ेगा। ये दो चीजें देख करके निश्चित रूप से मोदी जी ने वित्त मंत्रालय देकर के, होम मिनिस्ट्री देकर के, रक्षा मंत्रालय देकर के और कुछ इस तरह के दूसरे डिपार्टमेंट देकर के एक नई रिस्क ली है। और उन्होंने देखा है कि नया आदमी आएगा, नए तरीके से काम करेगा। क्योंकि आप देखिए, पूरे 5 साल के अंदर आर्थिक नीतियों को लेकर के और नोटबंदी और जो दूसरा जो जीएसटी वाला है, उसको इशू को लेकर के काफी गहमा गहमी रही है। विरोधियों को भी इसको लेकर के काफी कहने को मौका मिला है। उस स्थिति फिर जेटली जी ने साफ मना कर दिया है कि मैं इस स्थिति में स्वास्थ्य के कारण या दूसरे किसी कारण से भी उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति के अंदर यदि जो प्रयोग किया, और आप देखिए रक्षा मंत्री के रूप में जो मैडम का जो अनुभव का जो हुआ, जो कुछ देखने को मिला, उन्होंने राफेल के मुद्दे के अंदर किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार के उन्होंने बचाव किया, लंबा चौड़ा उन्होंने कभी 1-1.5 घंटे का उन्होंने भाषण देकर के और वो पूरे सारे तथ्यों को रखा, वो उनको बड़ी मेहनत, उसका फल मिला है, उसका परिणाम मिला है कि उनको आज वित्त मंत्रालय जैसे एक महत्वपूर्ण विभाग मिला है। तो देखिए, क्योंकि देखिए फाइनेंस से बड़ी चुनौती होगी। लोग ये मान के चल रहे थे कि अमित शाह निर्णय थोड़े फास्ट और सख्त होते हैं उनके, लेकिन फाइनेंस में ऐसा आदमी चाहिए, क्योंकि निर्मला सीतारमण मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि अभी तो कुछ चीजें सामने आई हैं तो कैसा उनका रिजल्ट रहेगा, लेकिन फाइनेंस ये जरूर कहा जाएगा कि चैलेंज बहुत जबरदस्त है फाइनेंस में, क्योंकि अर्थव्यवस्था भारत की बेशक हम तीसरी ताकत के बाद रूप में कहे, कहीं से भी कुछ कहें, लेकिन आज हम जानते हैं फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इंडिया की। देखिए, आज जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है ही फाइनेंस वाली, क्योंकि देखिए जो कश्मीर में आतंकवाद, उसको हम दबाते 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 बिल्कुल कोने में ले गए, मतलब वो एक सीमित जगह पे ही रह गया।
तो काफी कुछ उसको हमने कंट्रोल कर लिया। पिछले 5 साल के अंदर आपने देखा होगा कि देश के अंदर कोई बड़े दंगे नहीं हुए, कहीं पर कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं हुई, छोटी चीजें तो होती रहती है, बाकी वैसी कोई चीज नहीं हुई। आतंकवादी गतिविधियां तो रही हैं, बड़ी घटनाएं, उड़ी अटैक रहा, पठानकोट रहा, देखिए पुलवामा अटैक कश्मीर रहा। को छोड़ करके, आप कश्मीर को छोड़ करके उसको तो धीरे धीरे उन्होंने काफी कुछ वो कर लिया है, बाकी वैसी चीजें नहीं रही है। तो आप जो आंतरिक जो हमारी सुरक्षा वाली स्थिति, तो उसमें काफी कुछ सुधार हुआ है, काफी अच्छी स्थिति रही है। जो आए दिन असांप्रदायिक दंगे और दूसरी चीजें होती थी, उन पर काफी कुछ कंट्रोल हुआ है। इसलिए अब जो सबसे बड़ा जो चीज है वो है वित्त मंत्रालय वाली बात है, क्योंकि देखिए वित्तीय स्थिति से आपको 2-3 चीजें लेकर के चलना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार और दूसरी चीज है एग्रीकल्चर। और आप घुमा फिरा करके देखोगे तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कोई भी हो, पैसे की जरूरत है। रोजगार के लिए कोई से भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और उसके लिए भी पैसे की जरूरत है। इसलिए इन्होंने एक नया प्रयोग किया निर्मला सीतारमण जी को ला करके कि इनके माध्यम से ये क्या किस तरीके से अपने वित्त मंत्रालय को संचालित करके किस तरह से इन चीजों को, क्योंकि देखिए अगले 3 साल के अंदर हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। अब अगले 20 साल 2020 की बात की जा रही है और ऐसा भी माना जा रहा है कि 2-3 साल के अंदर हम दुनिया की दूसरे नंबर की पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। ये सारी चुनौतियां हैं इन सबको लेकर के। दूसरी चीज, आप एक चीज को और देखिए, मैं एक बात जानना चाहूंगा सब यहाँ पे, आपने कहा कि हम तीसरी ताकत के रूप में तो आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ताकत के रूप में भी आ सकते हैं। दूसरी ताकत की संभावनाएं चाइना और अमेरिका के सामने आज भी देखे हम बेशक ये कहें कि हमारा मुल्क है बहुत आगे जा रहा है, हम दम भरते हो, लेकिन आज हमारा सिस्टम, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वहां डिसीजन और चीजें डेवलपमेंट की चाइना में बुलेट ट्रेन की तरह चल रही हैं और हम पगडंडे पे साइकिल की तरह ही दौड़ रहे हैं अभी भी। देखिए तो हम किस तरह से उनके मुकाबले में खड़े हो पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। हम देशभक्ति के नाम पर ये बात तो कर सकते हैं कि अगर कोई कहे कि ये संभव कैसे है, तो ये नहीं है कि ये चीजें जो वास्तव में सामने दिखाई देती है। आज देखिए बेरोजगारी, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान में ही है, बेरोजगारी पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन वहां बेरोजगारी के कुछ अवसर हैं। हमारे यहाँ पे अवसर, ये सच्चाई है, क्योंकि अगर एजेंसीज की बातों पे अगर यकीन किया जाए तो कितने रोजगार के अवसर हमारे यहाँ घट चुके, जबकि मेक इन इंडिया के नाम पे स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, इन तमाम चीजों के बाद में तो अवसर इतने रहने चाहिए थे कि उनको पाने वालों की कमी हो। देखिए जोगेन जी, पूरे मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है और जो डिपार्टमेंट दिए हैं उसके अंदर अगर आपने गौर किया हो, बहुत गौर करने वाली बात है, मोदी जी ने इस चीज का पूरा ध्यान रखा है। आप देखिए पुराना जो मंत्रिमंडल था मोदी जी के नंबर 1 टाइम पे, मतलब इससे पहले वाली सरकार के टाइम पे, तो यदि घुमा फिरा करके हम कोई बात करते थे कि रिजल्ट ओरिएंटेड यदि कोई है वो नितिन गडकरी को माना जाता है। हाँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और आपने देखिए पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियो की बात करते हैं, नितिन गडकरी को एमएसएमई दिया गया, जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला डिपार्टमेंट। बिल्कुल, उसके अलावा सड़क परिवहन वापस दे दिया गया है, ताकि जो उनका एक ध्यान नहीं है, जैसे वाजपेयी जी ने स्वर्ण चतुर्भुज योजना शुरू की थी, इसी तरह से सड़कों के लिए इनकी भी योजना आई है, उसको आगे बढ़ा सके वो। पर एमएसएमई देकर के एक सबसे बड़ा मैसेज दे दिया कि जिस तरह से वो रोड के अंदर, परिवहन के अंदर उन्होंने सफलता हासिल की, वैसे एमएसएमई सेक्टर को इन्होंने थोड़ा सा भी स्पीड उसकी बढ़ा दी। तो आप देखिए कि क्योंकि देखिए बड़ी इंडस्ट्री लगती है, उससे रोजगार नहीं मिलते हैं, उससे पैसा भी ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि आप जितनी बड़ी हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री लगाएंगे उसके अंदर 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को, 1000 लोगों को आप नौकरी दे पाएंगे। पर आप जहां एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करोगे तो वहां पर आप 1 साथ करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को जोड़ेंगे आप, क्योंकि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होगी, कम पैसा लगा हुआ होगा, लागत कम आएगी। और जो इनका स्टार्टअप का जो दूसरा जो इनका सपना था पहले टाइम पे, वो सपना लगता है कि एमएसएमई के माध्यम से, गडकरी के माध्यम से शायद पूरा करने की, क्योंकि हो सकता है काफी सोच विचार करके उन्होंने एमएसएमई का इतना बड़ा महकमा परिवहन के साथ में दिया है उनको, तो उनका कोई ना कोई सोच होगी, इसलिए उस दृष्टि से भी देख करके देखा जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। चलिए, मैं एक बार फिर उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, यहाँ एक बात करना लाजमी होगा, एनडीए में 21 पार्टियां, लेकिन मंत्री केवल 4 बना गए, इंक्लूडिंग स्टेट मिनिस्टर। तो आगे आने वाले दिनों में जब 282 सीट मिली थी इस बार बीजेपी को, उसके बाद में शिवसेना, अकाली दल तक का भी परवाह करना एक बार के लिए कम कर दिया था, लेकिन जैसे विधानसभा के चुनाव हुए
तो फिर लगने लगा क्यों कई राज्यों के अंदर बड़ी मुश्किल, दिल्ली की हार की वजह से फिर इनको सबक लिया। तो अवसर के साथ में ये बुलाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन इनको शांत कैसे करेंगे? नहीं योगेंद्र जी, मैं ये मानता हूं कि अभी एक पुनर्गठन, एक विस्तार होना है और ये आवश्यक नहीं है कि एक ही दफा सबको ले लिया जाए, ये हो पाना संभव नहीं है। जब भी कभी आगे विस्तार होगा, अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी इसमें शामिल नहीं हुई। कई स्थितियां चलती हैं। हनुमान बेनीवाल जाट नेता के रूप में जो प्रपोज किया जा रहा है, जो उनका, लेकिन यहाँ पे एक सवाल और होगा साहब, अगर जाट नेता के रूप में, लेकिन पावर क्या होता है कि ज्यादा एक्सपोजर मिलता है उसको। अगर हनुमान बेनीवाल अगर अभी मंत्री बनाए जाते तो जो आप कह रहे हैं कि उसका बेनिफिट मोदी जी उठाना चाह रहे हैं, वो शायद ज्यादा मिल सकता था। यहाँ हनुमान के साथ भी एक थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं समझ पाता हूँ उनको। हनुमान के साथ में दिक्कत ये है कि वो बहुत ज्यादा सब्र भी नहीं रख सकते। बिल्कुल आपका कहना सही है, जैसा कि उन्होंने कल वहां शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए हो, उन्होंने ये भी बयान दे दिया कि मैं कोई निजी काम में व्यस्त होने की वजह से नहीं गया। ये उनका बयान जो है एक कहीं कहीं कोई संकेत देता है। लेकिन आप देखिए, इस बात को मानना पड़ेगा कि जब कोई व्यक्ति दायित्व पर बैठ जाता है, मंत्री पद पर बैठ जाता है, तो वह कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। और जब चुनाव होते हैं तो ऐसा एक आक्रामक नेता चाहिए जो हर प्रकार की भाषा बोल सके। तो मुझे लगता है कि उनकी आक्रामकता को देखते हुए पार्टी ने उनको आगे की कोई जिम्मेवारी सौंपने के लिए निर्णय लिया होगा। लेकिन साक्षी महाराज, निरंजना ज्योति, आदित्यनाथ, ये तो मोदी ब्रिगेड के वो लोग थे कि जो बिल्कुल अपनी पहचान ही उनकी जुबान के कारण रही। लेकिन इनका किसी एक जाति विशेष पे, ये लोग ऐसे जो आपने नाम बताए, ये लोग इस प्रकार के नेता नहीं है कि किसी जाति को मतदान के लिए या वोटों में बदल सके। ये ठीक है, क्षेत्र के नेता हो सकते हैं, कुछ लोगों की भावना इनके साथ में हो सकती है, लेकिन एक बड़े समाज को, एक बड़ी जाति को वोटों में बदलने की क्षमता इन लोगों की नहीं है जिनके आपने नाम लिए। हनुमान बेनीवाल की क्षमता है, आप ये कह सकते हैं दावे के साथ में। मैं मानता हूं कि राजस्थान में जो 25 सीटें आई है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हनुमान बेनीवाल का है। जाटों को भारतीय जनता पार्टी के प्रति लाने का काम जो उन्होंने किया, उसका भाजपा उनको, पार्टी उनको कभी न कभी इनाम देगी। अब देखिए, कैलाश चौधरी जी को इनाम मिला मानवेंद्र सिंह को चुनाव हराने का। इसके अलावा उनको तो विधानसभा का चुनाव हारने के बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया है। तो कभी राजनीति में संभावनाएं समाप्त नहीं होती है। ये नहीं मान लेना चाहिए कि अब ये कुछ हुआ ही नहीं, आगे बहुत सी स्थितियां बनती है, कब किसको क्या लेना होता है। कई दफे निर्णय आगे पीछे होते हैं और सोच समझ के निर्णय लिए जाते हैं। हम लोग क्या है कि एक एनालिसिस कर सकते हैं कि तत्काल, ये हमारा एक तात्कालिक एनालिसिस है कि इसको नहीं लिया, इसका मायना ये है। आगे के क्या नतीजे निकलने वाले हैं, सरकार ने क्या बात की होगी, क्या सोच समझ के लिया होगा, क्यों नहीं लिया, ये एक अलग चीज है। ये एक रणनीति का पार्ट भी है, उनका प्रिविलेज राइट भी है, वो जिसको मंत्री बनाना चाहें बना सकते हैं, विशेष अधिकार होता है। चले, योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में जुड़ गए। योगेंद्र, मंत्रिमंडल की कुछ चर्चाएं रही, क्योंकि हम जनरल जो चर्चाएं सुनते हैं पान के खोखे पे, चाय की थड़ी पे, चौराहे पे, इस तरह की कुछ चर्चाएं रही कि राजस्थान से किसको हटाया, किसको लिया गया, किसको छोड़ा गया, या मंत्रिमंडल में इस राज्य का वजूद ज्यादा क्यों बढ़ा दिया, जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तो हालांकि इसी साल चुनाव होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में शायद 2021 में चुनाव होंगे, तो वहां से 8 मिनिस्टर बनाए गए हैं। खुद नरेंद्र मोदी वहां से हैं, उनको वो मुख्य प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह की कुछ चर्चाएं हैं कि राजस्थान को और कुछ मिलना चाहिए था, या बिल्कुल एवरीथिंग इज फाइन एंड हैप्पी। देखिए, वाकई सही है। करीब ये माना जा रहा था कि राजस्थान से 4 जो सांसद हैं उन्हें मौका मिलेगा, 2 कैबिनेट भी हो सकते हैं, लेकिन कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनको कैबिनेट का मौका मिला और उनको राज्य मंत्री का मौका मिला। लेकिन चर्चा ये थी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो पहली बार मोदी वन में जो मंत्री रहे, इस बार उन्हें मौका नहीं मिला। हालांकि उनकी ताजपोशी किस आधार पर होगी, क्या कुछ होने वाला, वो अलग मैटर है।
लेकिन कम से कम 4 चेहरे अगर राजस्थान का नेतृत्व करते, ऐसा लोगों में चर्चा का विषय है। क्योंकि बड़ी बात यह है कि जातियों के आधार पर लोग ये सोच लेते हैं कि जो प्रतिनिधित्व जिस आधार पर उनको टिकट दिया जाता है वो जीतते हैं, उसके बाद अगर किस कास्ट को किस तरह से आप जो समीकरण है उनको सेट करते हैं, उसके आधार पर एक तरफ राजपूत जो लॉबी है, इस तरफ जाट लॉबी है, ब्राह्मण लॉबी है, सबका अलग अलग जो फैक्टर्स काम करते हैं। लेकिन केवल 2 चेहरे सामने आए हैं। जोधपुर से जो गजेंद्र सिंह शेखावत है उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, और जो कि एमएलए का टिकट जिन्हें मिला था वो हार गए, उसके बाद फिर सांसद बने हैं, पहली बार सांसद बने। सांसद का चेहरा आने के साथ ही राज्य मंत्री को उनको दर्जा दिया गया। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं कि चर्चा का विषय ये जरूर रहता है कि जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि बनता है और उस क्षेत्र का करता है, या फिर हालांकि मंत्री होता है वो पूरे देश का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चा जरूर है कि कम से कम 4 चेहरे राजस्थान से होते, क्योंकि मिशन 25 पूरा किया। और मैं चले योगेंद्र लौटूंगा आपके पास में, यह एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटेंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात करें ऐसे खास मौके की और उसके सियासी आयामों पर हम चर्चा कर रहे हैं। योगेंद्र के पास में मैं था ब्रेक से पहले। योगेंद्र, हनुमान बेनीवाल को मंत्री नहीं बनाया गया, इसकी भी कहीं को सुगबुगाहट नजर आई? देखिए, वाकई पहले चर्चाएं चर्चाएं चली लंबी, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन किया गया, बीजेपी ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ा। एक सीट पर जो नागौर की सीट है उस पर हनुमान बेनीवाल के साथ सामंजस्य बैठाकर सीट भी निकल आई और मिशन 25 भी बीजेपी का पूरा हुआ। चर्चा ये जरूर थी कि कहीं ना कहीं राज्य मंत्री का दर्जा जरूर हनुमान बेनीवाल को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से अलग अलग फोन कॉल्स के माध्यम से सांसदों को बुलाया गया, ताजपोशी उनकी की गई, उनके पास फोन नहीं आया। और अब हालांकि इसमें कोई डैमेज कंट्रोल वाली बात भी नहीं है। फिलहाल जाट नेताओं की अगर अंदरूनी बात करें तो जाट नेता ये भी मानते हैं कि उनको प्रतिनिधित्व, हालांकि अब अगर एक्सटेंशन होता है उसमें उनके नाम लेने की चर्चाएं जरूर उन नेताओं में जरूर है, लेकिन केवल जातिवादी चीजें ये चीज है सामने। लेकिन अगर
यहाँ पर अगर 4 चेहरों को अगर मौका दिया जाता तो हनुमान बेनीवाल का नाम भी उसमें शायद शामिल किया जा सकता था, लेकिन फिलहाल 2 चेहरे राजस्थान से हैं। एक जो अर्जुना मेघवाल है, उन्हें संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो अपेक्षाएं लोगों की थी राजस्थान से, उन अपेक्षाओं में कहीं ना कहीं कटौती जरूर हुई है। चलिए, मोदी कैबिनेट का एक पहला फैसले की अगर हम बात कर लेते हैं, पहला फैसला मोदी कैबिनेट का क्या रहा, हर कोई जानना चाहता है। यहां एक बड़ी बात कहना चाहूंगा, पिछले 2 दिन की अगर हम बात कर लें, पहले दिन शपथ ग्रहण समारोह, उसमें 8 मुल्कों के शासनाध्यक्ष आए, लेकिन पाकिस्तान नहीं आया, बुलाया नहीं गया पाकिस्तान को। बधाई जरूर दी इमरान खान ने फोन के जरिए, लेकिन उन्हें बुलाया नहीं गया। अब बात आती है कि कैबिनेट के तमाम जो साथी हैं, उनके साथ में बैठकर के चर्चा की गई है, और पहला फैसला क्या होगा ये देखने वाली बात थी। पहला फैसला भी चुनावी रंग का चढ़ा हुआ फैसला देखे, लेकिन मैं कहूंगा कि एक अच्छा फैसला था ये। चुनावी रंग, आपको लगता होगा कि शायद अटपटी बात क्यों कर रहे हैं। चुनावी रंग में इस मायने में कह रहा हूं कि पाकिस्तान का बहुत जिक्र किया था नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में, साथ ही शहीदों की शहादत को भी जमकर भुनाने के प्रयास किया। उन्होंने पुलवामा अटैक, जो शहीद हुए जवान, उनकी, और यही वजह रही कि शहीद परिवारों से जो आश्रित हैं, उनके बच्चों की पेंशन में इजाफा कर दिया गया है। एक बड़ी खबर ये कही जा सकती है। मैं राजेंद्र जी के पास में आना चाहूंगा। राजेंद्र जी, पाकिस्तान को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुला करके मुझे नहीं लगता है कि सबको चौंकाया होगा, लेकिन अपना एक एजेंडा जरूर साफ कर दिया है कि हमारा जो एजेंडा है हम उसके तहत ही चलते हैं। इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान को जिस तरह से कहा था कि प्रतिपक्ष के लोग हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पुलवामा अटैक के बाद में जो पाकिस्तान को चाहिए था वो हमारे प्रतिपक्ष के लोग कर रहे हैं, कहा नहीं कहा, लेकिन मोदी जी ने इसको जमकर भुनाया। यही वजह रही कि राष्ट्रवाद एक बिल्कुल बच्चों में, युवाओं में, सब में एक घर कर गया, और सबसे बड़ी जीत का जो आंकड़ा दिख रहा है वो राष्ट्रवाद का कारण रहा। तो पाकिस्तान को नहीं बुलाना, यहां बुला करके मुझे हो सकता है कि, हालांकि उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं थी, अगर बुला भी लेते तो, लेकिन नहीं बुला करके कुछ चौंकाने वाली बात मुझे नहीं लगती। और दूसरा, शहीद परिवारों के हक में जो पहला फैसला किया है उसको देख करके किस तरह का, आपको क्या लगता है इसमें? देखिए योगेन जी, आप इसको 2 तरीके से देखिए। पहली चीज तो चुनावी कैंपेन के अंदर इसको पाकिस्तान को इशू बना करके राष्ट्रवाद का जो मैसेज दिया गया उसको देखिए। दूसरी चीज आप देखिए कि मोदी गवर्नमेंट के पहले शासनकाल में, पिछले 5 साल के शासनकाल में, मोदी जी ने आगे बढ़ करके जब वो नवाज शरीफ के यहाँ गए, वहां पर उन्होंने जलपान किया, जो भी कुछ किया, उनके जन्मदिन के वाले कार्यक्रम में गए, दूसरी चीजों में गए, तो उसकी विपक्ष ने उसको काफी भुनाने की कोशिश की, काफी आलोचना हुई कि साहब देखिए बिना बुलाए वहां पर चले गए, ये किए। और उसके बाद में पाकिस्तान द्वारा अपनी तरफ से किसी तरह की भारत और पाकिस्तान के बीच में माहौल ठीक हो, इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती रही, अलगाववादी आते रहे, और कश्मीर की स्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। इसलिए मोदी जी के लिए ये मैसेज देना बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम पाकिस्तान को नहीं बुलाएंगे, पाकिस्तान से किस तरह अलग थलग करने का एक मैसेज था, वो जरूरी था। इसलिए उन्होंने जो निर्णय किया है, जिसमें किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, सब लोग जानते थे कि पाकिस्तान को नहीं बुलाएंगे। आप देखोगे शपथ ग्रहण के पहले जितने दिन अखबारों के अंदर दूसरी चर्चा हुई, तो ये तय था कि करीब करीब पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाना चाहिए और नहीं बुलाया जाएगा। दोनों चीजें लोगों के दिमाग के अंदर थे, इसलिए इसमें कोई नई चीज मेरे को तो नजर नहीं आ रही है। हाँ। और दूसरी चीज ये है कि विपक्ष को या किसी भी को भी ये मौका नहीं देना चाहते थे कि वो कहे कि साहब देखो चुनाव कैंपेन के अंदर थे पाकिस्तान की इतनी आलोचना कर रहे थे, विपक्ष पे आरोप लगा रहे थे कि साहब पाकिस्तान से मिले हुए, और अब इन्होंने शपथ ग्रहण के अंदर सबसे पहले उन्हीं को आमंत्रित किया है। क्योंकि ये चर्चा का विषय रह चुका है कि वो जब प्रोटोकॉल तोड़ करके और नवाज शरीफ के यहाँ पे चले गए थे, और कहा गया कि हम बिरयानी प्रोटोकॉल में खिला रहे थे, लेकिन आप तो खुद ही बिरयानी खाने वहां चले गए। मोदी को इस बात को लेकर के, मोदी जी को काफी एक जलालत भी कहें, या फिर ये कहें कि एक अपोजिशन की ओर से हमला करने का एक अवसर दे दिया था उन्होंने, जी सुधार किया एक तरीके से उन्होंने। और शहीद परिवारों के हक में जो पहला फैसला कैबिनेट का है उसको कैसे देखते हैं? देखिए शहीदों के, पहली चीज तो ये है कि अगर आप पूरे चुनाव कैंपेन को देखेंगे तो विपक्ष का सत्ता में नहीं आने का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि सैनिकों के से प्रमाण जो मांगे गए अलग अलग घटनाओं के, चाहे पुलवामा के बाद में जो उन्होंने वो सर्जिकल स्ट्राइक की, और दूसरी चीजों के जो प्रमाण मांगे गए, कितना नुकसान हुआ क्या, तो पब्लिक ने इसको अच्छा नहीं लिया।
और दूसरी चीज, जब आपने इतना सब कुछ किया, झुंझुनू में आकर के आप कर रहे हो, दूसरी जगह कर रहे हो, तो आपको सैनिकों को एक संदेश देना था। और ये मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ बैठ करके कुछ भी बात कर सकते हैं, हम लोग आगे भर भर करके किसी तरह की आलोचना दूसरी करके, जो बॉर्डर के ऊपर अपनी हथेली पे जान लेकर के और अपना बलिदान दे रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए यदि इससे भी ज्यादा बड़ा कोई फैसला किया जाता है तो उसको पूरा देश को स्वागत करना चाहिए। इसलिए मैं तो इसको बहुत अच्छा निर्णय मानूंगा। एक मैसेज भी छिपा है इसमें कि पहला फैसला, उमेंद्र जी आपके पास में जाऊंगा मैं, पहला फैसला मोदी कैबिनेट का जो रहा वो शहीद परिवारों के हक में रहा, तो आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए योगन जी, मोदी जी ने ये कोशिश की है कि राष्ट्रवाद के नाम पे हम जीते हैं, देश की जनता ने राष्ट्रवादी सरकार को चुना है, इसलिए राष्ट्रवादी काम होने चाहिए। आज जो मंत्रिमंडल ने जो फैसला लिया है कि शहीद परिवारों के जो बालक है उनकी स्टाइफंड बढ़ाने की, छात्रवृत्ति बढ़ाने की, पहले 2000 रुपए स्टाइफंड मिलता था बालकों को, 2250 जी नहीं मैं 2000 सॉरी 2000, अब बच्चियों को मिलता था शायद 2250, अब उनको बढ़ा के 2500 रुपए किया गया है। पहले बालिकाओं को 2250 मिलता था, जिसे बढ़ा के 3000 किया गया है। ये एक संदेश जाता है कि शहीद परिवारों के साथ में देश की सरकार खड़ी हुई है। ये इतना ऐतिहासिक फैसला होगा कि आने वाले समय में ये एक संदेश जाएगा कि मोदी जी जो कहते हैं वह निर्णय भी लेते हैं। पहला निर्णय उनका अन्य कुछ भी हो सकता था, सड़कों का भी हो सकता था, अस्पतालों का भी हो सकता था, पानी की समस्या का भी हो सकता था, लेकिन राष्ट्रवादी फैसला लेना उनके ये दर्शाता है कि वे राष्ट्रवाद के नाम पे जीते हैं, तो राष्ट्रवादी कामों की सोच लेके चलते हैं। यहां एक बात ये भी आती है कि पिछली बार किसी भी चुनावी घोषणा पत्र में ऐसी बातें नहीं कही गई थी कि हम छात्रवृत्ति बढ़ाएंगे या सैनिकों के परिवारों को लेके काम करेंगे। ये इन्होंने बिना किसी एजेंडे के अचानक निर्णय लेना, ये इस प्रकार के इनका ये संदेश देता है कि अब मोदी सरकार सैनिकों के सम्मान को बढ़ाने के लिए कई निर्णय लेने वाली है, और ये एक अच्छा संदेश जाएगा। सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा, सैनिक परिवारों का मान सम्मान बढ़ेगा, और इसके अलावा जो सैनिक परिवार के बच्चे हैं उन्हें भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए जो सैनिक परिवार, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि आर्थिक संसाधनों की। कई बच्चे केवल इसीलिए नहीं पढ़ पाते हैं कि उनके पास में जो उनका पिता का साया उनके पे नहीं होता है, तो संसाधनों की समस्या आती है। और ये मोदी सरकार का फैसला वाकई में काबिल तारीफ है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में कुछ इस प्रकार के बड़े निर्णय भी शायद लिए जाएंगे और लेने भी चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। जब इतनी मेजोरिटी के साथ में आप सरकार बना रहे हैं तो जनता आपकी ओर देख रही है, आपसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। नरेंद्र मोदी ने जब इस सेंट्रल हॉल में एनडीए के तमाम सांसदों को संबोधित किया था, तब उस वक्त कह भी रहे थे कि ये बहुमत जो मिला है 2014 की बनिस्बत ज्यादा 25% वोट और मिले हैं हमें, तो यह एक मैसेज देता है कि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मुझे लगता है कि अगर इस ओर ध्यान दिया भी जाना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको जब प्रचंड बहुमत दिया है तो लोगों ने उसी नजरिए से आपकी ओर एक अपेक्षाओं के साथ में देखा, उम्मीदों के साथ में देखा है, तो उसी तरह से काम भी करना होगा। देखिए, इस हिंदुस्तान के मतदाताओं की एक मानसिकता है कि विकास हो या नहीं हो, उन्हें पहले राष्ट्रवाद चाहिए, और राष्ट्रवाद को हिंदुस्तान नहीं अन्य देशों में भी है, बिल्कुल, और होना भी चाहिए। राष्ट्रवाद होता है, लेकिन राष्ट्रवाद के सब एक भावुकता का एक ये कहूं जुड़ाव है, भावनात्मक जुड़ाव है। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि कितने लंबे समय तक ये भावनाएं काम कर सकती हैं, ये बड़ा सवाल होगा एक यहाँ पे, क्योंकि डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट दो ऐसे पहलू हैं जो मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद तो बात ठीक है, होना चाहिए, हर खून का रंग लाल ही होता है, हर व्यक्ति में राष्ट्रवाद है, लेकिन राष्ट्रवाद, केवल राष्ट्रवाद से क्या काम चल सकता है? राजेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, समय के साथ में भावनाएं काम आती हैं, लेकिन क्या हमेशा उन भावनाओं में डूब करके हम विकास कर पाएंगे? देखो योगेंद्र जी, पहले तो मैं पहली वाला जो आपकी बात थी उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, जो उन्होंने पहला निर्णय किया है जो मोदी गवर्नमेंट ने, उसके साथ उसको आप उस दृष्टि से देखिए कि उन्होंने एक बड़ा मैसेज ये भी दे दिया है कि पार्टी के मतलब सरकार के अंदर सेकंड पोजीशन किसकी है। आप देखिए, जो निर्णय है वो रक्षा मंत्रालय का है, किसी और दूसरे मंत्रालय का नहीं है। उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि राजनाथ सिंह जी की अपनी पोजीशन है, उनको लेकर, क्योंकि इसका श्रेय जाएगा रक्षा मंत्रालय को, जो
सैनिकों को लेकर के जो निर्णय किया गया, इसलिए आपको एक ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे कैंडिडेट्स के नाम पे वोट नहीं मांगे गए थे तो निर्णय भी सारे मोदी के होंगे, मंत्री सारे गौण हो जाएं, ये तो नहीं होगा? नहीं, ये तो एक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, पर चूंकि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी निश्चित रूप से रक्षा मंत्रालय है, इसलिए रक्षा मंत्रालय को श्रेय जाएगा इसका। नंबर एक। नंबर दो, देखिए सबसे बड़ी चीज है, हिंदुस्तान की जो जनता पसंद करती है वो आप पूरा इतिहास उठा करके देखिए कि जो व्यक्ति कठोर निर्णय लेने में उसमें कोई डाउट नहीं, कहा भी है। आप देखिए राष्ट्रीयकरण हुआ, हाँ, और जो हमारा चुनाव है तो कितना जबरदस्त उनको समर्थन मिला। जो कठोर निर्णय होते हैं, नोटबंदी का कठोर निर्णय था, उसके बाद में 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए और लोगों को ये माना जा रहा था कि इसकी वजह से तो बिल्कुल तेल का बच जाएगा, अब बीजेपी तो गई, इस तरह की बातें हो रही थी। परिणाम बिल्कुल उल्टा देखने को मिले। हिंदुस्तान की जनता वो कठोर निर्णय को लाइक करती है, चाहे उसके परिणाम कुछ दुनिया में कोई ने आपसे भरोसा किया है, निर्णय लेने के लिए सत्ता भोगने के लिए नहीं किया। आपने ये नहीं कोई बात नहीं, चलिए एक बात मालूम, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं भावनाएं होती है, इमोशंस हमेशा नहीं रह सकते। आप माँ के आंचल में रहते हैं, लेकिन आपकी जब जॉब लगती है तो उसको छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि आप केवल माँ की गोद में बैठ करके आप जीवन नहीं निकाल सकते, आपको कमाना भी होगा, अपनी लाइबिलिटीज को भी पूरा करना होगा। तो उसी तरह से भावना है, हर व्यक्ति चाहता है कि भारत माता की जय हो, लेकिन केवल जय बोलने से काम नहीं कर सकता, सारी चीजें सिस्टम से करनी भी पड़ेगी। देखिए भावनाएं बिल्कुल अलग चीज है, उनको आप एक निश्चित सीमा तक आगे बढ़ा सकते हो, उसके बाद में उनकी भी एक वो आ जाती है, और दिल से होना चाहिए, तुम्हारे संस्कार में होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति। पर आप देखिए विकास, देखिए आप पिछले यदि चुनाव कैंपेन का यदि अपन चर्चा करें तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बीच बीच में ये मैसेज दिया गया कि उज्ज्वला के माध्यम से क्या हुआ, रसोई गैस का हुआ, बिजली का हुआ, जो गांव के अंदर ग्रामीण गौरव पथ का हुआ, ये सारी चीजें ऐसी थी जो पब्लिक को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। देखिए आप जब एक गांव के अंदर या गांव के अंदर ये 50 तरह की एक प्रधानमंत्री योजनाएं लेकर, प्रधानमंत्री के नाम से योजनाएं लेकर के जाते हैं, लेकिन उनमें से एक भी सक्सेस होती है, एक भी सफल होती है, तो लोगों को निगम आती है कि यार मेरे को ये जो मकान मिला वो प्रधानमंत्री योजना में मिला, या ये मेरे को गैस का सिलेंडर मिला तो उस योजना मिली। तो ये आपकी दोहरी पब्लिसिटी हो रही है, एक तरफ आपका डेवलपमेंट का काम हो रहा है, दूसरी तरफ आपका लोगों तक आपकी पब्लिसिटी हो रही है। तो भले ही विपक्ष ने लाख आवाज उठाई हो कि साहब वो जो गैस सिलेंडर मिला उसके बाद में दोबारा रिफिल नहीं हुआ, तो पब्लिक में दोबारा रिफिल होने वाला मैसेज नहीं गया, पब्लिक में ये गया कि हमारे पास ये सिलेंडर आया है, ये चीज दिख रही है हमको सामने। इसलिए विकास को लेकर के तो मोदी सरकार को चलना ही पड़ेगा और वो इसी तरीके से जाएगी, क्योंकि एक चीज को आप बिल्कुल साफ देख ली कि मोदी जी के जो आइडिया है या सेंटर जो है इस गवर्नमेंट के जो आइडिया, वो निश्चित रूप से जो गांव में बैठा हुआ, दूर दराज में बैठा उस आदमी को लेकर के एंगल करके चल रहा है, उसका रिजल्ट कुछ भी निकले। आप देखिए कि जब जो सांसद गांव चुने गए, गोद लिए गए, उसका अपन ने रिजल्ट देखा कि वो धरातल पे कुछ नहीं है। मैं सबसे ये एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं 2 सांसदों से, राज्यसभा वालों से मैंने पूछा जी, तो बड़ी रोचक बात है, जो एक तो मिनिस्टर भी रहे, उनको ये पता नहीं कि मेरा सांसद, मैंने जो गांव गोद लिया था उसकी है कहां पे, वो जिले में तो है, तहसील भी मालूम है, लेकिन वो गांव है कहां, ये पता नहीं। यही कहना चाहता हूं कि सांसद गांव गोद ले लिए गए, पूरे देश में लिए गए, उनका परिणाम हमारे सामने, फिर भी उसका वोट में कहीं नुकसान होने वाली बात नहीं हुई। बिल्कुल, क्योंकि जो दूसरी योजनाएं थी उन्होंने अपना प्रभाव दिया है। क्योंकि कारण ये है कि देखिए योजना बहुत अच्छी है, गौरव पथ से गांवों के अंदर वास्तव में जहां कीचड़ कादा हुआ करता था, छोटे छोटे रास्ते बनकर के बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिला है। आदर्श गांव योजना अगर सांसद गोद लेता है तो इसमें कोई बिल्कुल शक ही नहीं है कि आप पायलट प्रोजेक्ट की तरह 5 गांवों को भी अगर आप गोद लेकर के 1 साल में 1 गांव लें, 5 गांव 5 साल में अगर लेकर के दिखाते हैं कि देखिए मैंने 5 गांवों की तो ये तरक्की की है, तो आप बता सकते हैं उसके आधार पे कि आप अगली बार मौका मुझे दीजिए, उन 5 गांव की तरह मैं 50 गांव और तैयार कर दूंगा। तो ये होना चाहिए, आपको ईश्वर ने अगर जिम्मेदारी दी है तो उसको पूरा करना भी चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, जो चीजें सामने दिखाई देती है उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, आप देखिए कभी हमने सोचा था कि हर घर के अंदर शौचालय बनेगा? मैं जयपुर में रह रहा हूं, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे घर के बाहर सरकारी गाड़ी आएगी कचरा लेने के लिए, कचरा लेकर के जाएगी।
हालांकि अब ये हो रहा है कि शायद उसमें कुछ चार्जेस भी ली जाए, जो भी कुछ है, पर पैसा देकर के भी आदमी सफाई पसंद करेगा, उसके घर के बाहर से कोई ले जाएगा। वो चीज अब सामने आ रही है कि गाड़ी, आप देखिए कि व्हाट्सएप पे काफी वायरल मैसेज चले कि साहब ये गाना बजेगा तो हर महिला घर के बाहर आ जाएगी। देखिए, आप उसका नेगेटिव अर्थ मत लीजिए, पॉजिटिव उस मैसेज को देखिए कि लोगों के अंदर किस तरह से जनभावनाएं हो गई कि साहब अपने आप आपका घर का कचरा थैली के अंदर या डिब्बे के अंदर या किसी बाल्टी के अंदर होकर के, और गाड़ी आती है, हम खुद चल करके नीचे उतर करके पहली मंजिल पे, दूसरी, पांचवी मंजिल पे जहां भी रह रहे हैं आकर वो कचरा डालने के लिए पहुंच रहे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसकी आलोचना है भले ही 50 हुई हो, पर ये चीजें लोगों के अंदर एक मैसेज देती है कि यार कम से कम सफाई वाला तो मेरे घर पे आ रहा है, या शौचालय तो गाँव के अंदर कहीं भी है तो शौचालय दिख रहा है। ये चीजें दिखने वाली है, भले ही 1000-2000 रुपए इनमें खर्च हो रहे हो, सब्सिडी गवर्नमेंट की आई हो नहीं आई हो, पर ये एक मैसेज देते हैं कि सरकार कुछ कर। लौटूंगा आप लोगों के पास में। योगेंद्र हमारे साथ में। योगेंद्र, मैं एक चीज में जानना चाहूंगा तुम्हारे से यहाँ पे कि जैसे मैं कई बार कहता हूं कि 18 से 40 साल की एज ग्रुप जो है 65% आबादी है उसकी, और ये वोटर जो है उसने बल्क में वोट दिया है। और सबसे बड़ी वजह है कि 303 का जो 303 का जो आंकड़ा बना है मोदी जी के लिए, वो शायद सबसे बड़ी वजह भी यही रही है। राष्ट्रवाद सबसे मेजर जो पार्ट प्ले किया इस भावना को बनाने के अंदर। अभी कहीं चर्चा होती है लोगों की कि अब रोजगार का अवसर है, चलो भावनाओं के साथ में, राष्ट्रवाद के साथ में वोट लेकर के आप सरकार तो बना लिए, लेकिन अब रिटर्न का भी टाइम है, कुछ रिटर्न गिफ्ट चाहती है पब्लिक। देखिए, वाकई अगर बात करें 10 लोगों में से आज भी 3 लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रवाद की बात जरूर करेंगे, लेकिन 7 लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि राष्ट्रवाद अपनी जगह ठीक है, हर व्यक्ति में राष्ट्रवाद है, देश के प्रति प्रेम है, सम्मान है, लेकिन घर परिवार चलाने के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, विकास चाहिए, सारी चीजें चाहिए, क्योंकि हर ग्रुप है, हर व्यक्ति डेवलप नहीं है, डेवलपिंग होना पड़ता है उसे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सबको रोजगार और स्कॉलरशिप, इस तरह की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं आए, योजनाओं की केवल घोषणाएं ना हो, वो धरातल पर आए। तो युवा है, क्योंकि करीब 18 से 18 और 20 18 करोड़ के आसपास, माफ कीजिएगा, करीब राजस्थान में 15 से 16 लाख के आसपास वो नए वोटर्स थे जो ये मानते थे इस बार, क्योंकि जो बीजेपी ने शुरुआत की थी वो उन युवाओं को जोड़ने की बात कही थी, और लेकिन उनमें जहां हमारे उन लोगों से बात भी होती, यही कहते थे कि युवाओं को रोजगार और इस तरह के जो बाहर से किस तरह से उनको डेवलप किया जाए, वो नहीं चाहते कि अधिकतर लोग कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले, लेकिन रोजगार ऐसे मिले, चाहे स्किल डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रम हो, उनके माध्यम से वो रोजगार पकड़ ले। लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी लगातार फैल रही है, केवल उन को वोट बैंक के आधार पर अगर काम में लिया जाए तो वो गलत है। हालांकि पूरा जो वोट बैंक तब्दील हुआ वो राष्ट्रवाद के आधार पर भी हुआ, ये भी एक फैक्टर है, लेकिन लोगों को विकास, रोजगार और ये सारी चीजें जरूर चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं थोड़ा सा समय कम है, लेकिन राजस्थान के ऊपर आना चाहूंगा। मैं राजस्थान की बात कर लेते हैं। ओमेंद्र जी, 3 मंत्री बनाए गए, और मुझे बहुत अच्छी बात है कि आप उस चर्चा में शामिल थे कि जब बड़ा एक चर्चा थी कि हमारे यहाँ पे कैबिनेट मंत्री और ऐसे पावरफुल कैबिनेट मंत्री का बड़ा इंतजार है, कोई ऐसा मिले ताकि विकास हो सके। अभी राजस्थान 7 मंत्री तो बनाए गए राजस्थान के खाते में, पूरे उसमें देखिए वेंकैया नायडू जैसे दिग्गज भी बने। लेकिन अगर आज किसी योजना का नाम लेकर के आप कहें कि 7 मंत्रियों में से उनकी उपलब्धि राजस्थान के खाते में क्या था, मुझे लगता है कि शून्य है, कुछ नहीं है। कैबिनेट मंत्री होना चाहिए, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कैबिनेट मंत्री हो चाहे स्टेट मिनिस्टर, स्वतंत्र बाहर हो, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। यूपीए 2 का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, डॉक्टर सीपी जोशी रहे हों, चाहे भंवर जितेंद्र सिंह रहे हों, कुछ ऐसे काम किए जिन्होंने, अब वो आज नहीं तो कल कभी तो होंगी, प्लानिंग्स तो लेकर के आए ही थे। रेल मंत्री रहे तो सीपी जोशी ने यहाँ पे मोनो रेल का कारखाने की बात कही, यहाँ जयपुर रेलवे स्टेशन के लिए रेल नीर और लॉन्ड्री और कई कुछ चीजें लेकर के आए थे। भंवर जितेंद्र सिंह आर्मी, माफ करेगा, अर्धसैनिक बलों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का वो लेकर के आए। तो कुछ ऐसे, सचिन पायलट हैं, हवाई अड्डा मुझे लगता है कि सचिन पायलट की देन रही किशनगढ़ में। तो कुछ ऐसे काम किए हैं लेकिन नमोनारायण मीणा को मुझे लगता है कि मलाल रहेगा कि वो अपने 10 साल के कार्यकाल में भी कुछ कर नहीं पाए ऐसा कि जिसके लिए याद किया जा सके कि नमोनारायण मीणा ने ये किया था। मुझे लगता नहीं है, हालांकि वो फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर भी रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। ये आपको अवसर है जो मिलना चाहिए, और मिलता है तो उसे बुलाना चाहिए, मैं तो ये जानता हूं। खैर, अब कैबिनेट मंत्री जल संसाधन के रूप में गजेंद्र सिंह शेखावत,
हमें मिले हैं, किस तरह की उम्मीद की जानी चाहिए इनसे? देखिए योगेंद्र जी, चाहे बीजेपी के कोटे से या कांग्रेस के कोटे से कोई भी मंत्री बना हो राजस्थान से, सभी का योगदान राजस्थान के विकास के लिए था और हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा के शासन में हुआ, या हम ये भी नहीं कह सकते कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ। जिसका जितना बना सबने योगदान दिया और राजस्थान को जो पिछड़ा हुआ प्रदेश था आज उसको बहुत सक्षम। नहीं, हम ये देख सकते हैं कि पिछली बार के 7 मंत्री रहे, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैं एक बड़ी योजना जिसके लिए राजस्थान को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैंने तैयार किया, जिससे याद रखेगा देश। ऐसे मुझे नहीं लगता कि आप मंत्रियों से पूछ ले, शायद उनको भी ध्यान नहीं होगा कहां ऐसी कोई योजना हम लेके भी आए थे। मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। अब हमें सबसे बड़ी जो चुनौती है राजस्थान के सामने पानी की। अब गजेंद्र सिंह जी को जो इतना बड़ा विभाग दिया गया है, उम्मीद लगी है कि राजस्थान में पानी का जो संकट है, नदियों को जोड़ने की बात है, इस प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित होगी। आपको ध्यान होगा जब मोदी जी जोधपुर आए थे तो उन्होंने सबसे मुख्य बात पानी को लेकर कही थी। अब उन्होंने उसी जोधपुर के ही सांसद को इतना बड़ा महकमा दिया, कैबिनेट मंत्री बना के। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो पहला काम होगा पानी को लेके होगा, होना चाहिए। यदि राजस्थान सरसब्ज होगा तो पानी से होगा। यदि पानी की समस्या का समाधान होता है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो प्रदेश है अन्य प्रदेशों से भी सक्षम और ऊर्जावान होगा, और इसकी आवश्यकता है और इसकी इसी दिशा में मुझे लगता है काम होने वाला है। अब आप ये देखिए कि गजेंद्र सिंह जी से कुछ ज्यादा उम्मीदें लगी है। युवा हैं, संगठन में भी उन्होंने काम किया है, पिछला अनुभव भी उनका काम आएगा। इसलिए जो व्यक्ति अनुभवी होता है, जो व्यक्ति संगठनात्मक सोच का होता है, उससे लोगों को ज्यादा उम्मीद होती है। खास बात यह है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भी जोधपुर से और राजस्थान से जो कैबिनेट मंत्री है सेंटर में वो भी जोधपुर से। अब हमें विकास की उम्मीद, रणभूमि हो गई जोधपुर, रणभूमि होगी। अब हमें विकास की उम्मीद ज्यादा होगी। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी राजस्थान के लिए कड़े और अच्छे फैसले लेंगे और केंद्र के में जो गजेंद्र सिंह जी हैं वो भी राजस्थान के हितों के लिए संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। और हमें उम्मीद, लड़ेंगे और संघर्ष नहीं, वो राजस्थान के हितों के लिए कोई नए फैसले लेंगे। अब क्या है कि उम्मीद ये भी लगती है कि जब भी कभी विस्तार होगा कुछ नए चेहरे भी सामने आएंगे। लेकिन यहाँ ये बात कहना चाहूंगा मैं कि राज्यसभा के सदस्यों को यदि आप मंत्री बनाते हैं तो उनकी क्या है कि इतनी जिम्मेवारी नहीं होती। मंत्री अधिक बनाना चाहिए लोकसभा के सदस्यों को, ताकि वो अपने क्षेत्र के प्रति पाबंद होते हैं, वो आम जनता के प्रति है, वो जानते हैं कि जनता हमसे सवाल पूछेगी। राज्यसभा का सदस्य है, वो उसकी किसी के प्रति जिम्मेवारी होती नहीं है। विधायकों की भी इतनी नहीं है कि विधायक भी पूछ सके। वो केवल ये है, हाँ बन गए या किसी को एडजस्टमेंट करने की पॉलिटिक्स में होते हैं, उसके तहत बनाए जाते हैं। राजस्थान से जैसा भी आपने बताया कि वेंकैया नायडू पहले बने, अल्फांसो भी बने, विजय गोयल भी बने, कई लोग बने, लेकिन उन्होंने राजस्थान के लिए क्या किया क्या नहीं किया यह आज का विषय नहीं है। आम लोगों को पता है कि उन्होंने क्या योगदान दिया। हम लोग क्या है कि लोकसभा सदस्य से गिरबान पकड़ के भी कई दफा उनसे पूछ लेंगे बताइए चुनाव के समय में आपने क्या किया। कई दफा मतदाता इतना मुखर है कि वो अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछने में कहीं पीछे नहीं हटता है। और ये आपने देखा होगा कि लोकतंत्र भी, जैसा कुछ समय पहले आपने बताया कि चाइना के विकास की बात कही, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ही ऐसा है कि कोई सामान्य व्यक्ति भी पीएम के लिए कुछ भी शब्द बोल सकता है। ये ऐसा अन्य देशों में नहीं है। इसलिए जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो तो हमारे देश में ही देखने को मिलता है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की जनप्रतिनिधि भी अन्य देशों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तुलना में ज्यादा चिंतित हैं और ज्यादा जनता की। चलिए मैं रोकना चाहूंगा। तो शुभकामनाएं तमाम उन मंत्रियों को जिन्हें कार्यभार संभाल लिया है या उन्हें विभाग आवंटित हो गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए, बेशक मुल्क के सभी प्रदेश उनसे उम्मीद करते हैं और विभाग बने इसी वजह से हैं कि आपको कुछ करके दिखाना है और करना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरह की मेजोरिटी मोदी साहब को मिली है वह मेजोरिटी 1984 के बाद में अभी ऐसी मेजोरिटी मिली है जो राजीव गांधी को मिली थी, उसके इर्द गिर्द ही मानिए इस तरह की मेजोरिटी इनको मिली है। तो यहां अब बहुमत को देख करके जैसे मोदी साहब और अमित शाह साहब खुद चौंके थे, मुझे लगता है कि अब आपका रिटर्न कुछ करने का वक्त आ गया है। आप ऐसा चौंकाइए कि लोग याद रखें और ये आपके विकास का जो एक एजेंडा आप कह रहे हैं अब उसे कथित सबके साथ नहीं, तथाकथित नहीं रहे, वास्तव में रियल लाइफ में और रियलिटी के साथ में आना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद अब जो मोदी 2 यानी मोदी रिटर्न्स कहते हैं, कोई मोदी सीक्वल 2 कहते हैं इसको, तो अब ये रिटर्न का वक्त है और उम्मीद भी की जानी चाहिए कि शायद अब सरकार काम करेगी। क्योंकि तमाम चीजें हैं
वे सब हो चुकी हैं। हम इलेक्शन के उस फीवर से बाहर निकलें और अब काम के फीवर को चढ़ा के रखें तो लगता है देश तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं